हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज के वीडियो में हम लोग नेग्लिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। नेग्लिजेंस मतलब समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि रीजनेबल पर्सन कौन होता है। अगर कोई काम आप कर रहे हो और उस जगह पे कोई रीजनेबल पर्सन होता तो वो उस काम को नहीं करता, तो इसे क्या बोला जाएगा? नेग्लिजेंस बोला जाएगा। या फिर आप कोई काम नहीं कर रहे और उधर आपकी जगह कोई एक रीजनेबल पर्सन रहता तो वो उस काम को करता, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नेग्लिजेंस। तो ये बात क्लियर है, इसमें कमीशन भी है और ओमिशन भी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई छोटा बच्चा है, उसको कार के अंदर बंद कर देना, ये क्या है? नेग्लिजेंस का ही तो एक्ट है। बच्चा अपने आप को बंद कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर कोई रीजनेबल पर्सन होगा तो छोटे बच्चे को कार में अकेले बंद नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है, राइट? तो ये क्या है? नेग्लिजेंस ही है। अब ये जो नेग्लिजेंस है ये 3 तरीके के होते हैं: नॉन फिजेंस, मिसफिजेंस और मेलफिजेंस। नॉन फिजेंस में क्या होता है कि मतलब कुछ काम करना होता है ना, मतलब उस जगह पे कोई रीजनेबल पर्सन होता तो उस काम को करता, लेकिन उस काम को नहीं किया गया। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है, ठीक है, वहाँ पे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का स्कूल है, पढ़ने आ रहे हैं, तो उसका कंस्ट्रक्शन कराना है, ठीक है, मतलब कुछ रिपेयर कराना है। कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, कि सपोज कोई कील है ना, वो कील जो है दरवाजे से ऐसे करके बाहर आ रही है, तो छोटे बच्चों को लग सकती है, तो रिपेयर करवाना है, तो क्या रिपेयर नहीं करवा रहे, तो ये क्या हो गया? नेग्लिजेंस, नॉन फिजेंस। फिर मिसफिजेंस क्या होता है कि मतलब कोई जैसे सपोज आपको किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया है, अब आप क्या करो, जो मटेरियल यूज करो लो क्वालिटी का मटेरियल यूज करो, तो चांसेस है कि बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए, तो व्हाट इज इट? इट इज मिसफिजेंस। फिर है हमारे पास मैलफिजेंस, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा काम करना जो कि नहीं करना था। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि होता है ना कि जैसे स्मोकिंग करने के लिए मना किया गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चांसेस है कि फायर कैच कर सकता है, कोई ऐसी जगह है और वहाँ पे कोई अगर स्मोकिंग कर रहा है तो क्या है? नेग्लिजेंस है। खैर ऑफेंस भी इंक्लूड हो जाता है, लेकिन हम सभी जस्ट एज अ नेग्लिजेंस देख रहे हैं। फिर इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन विनफील्ड और लॉर्ड राइट की है, इन लोगों की डेफिनेशन है। तो इसमें जो हमने बात बोली है वही बात है ना, आप इसे रीड कर सकते हो क्योंकि एमसीक्यूज में से पूछ लिया जाता है। जैसे विनफील्ड ने क्या कहा कि जो नेग्लिजेंस है एक तरीके से हम सबकी एक लीगल ड्यूटी रहती है, तो हम उस लीगल ड्यूटी को ब्रीच कर देते हैं, ठीक है। और लीगल ड्यूटी क्या रहती है? केयर करने की, मतलब प्लेंटिफ की केयर करने की, जिसकी वजह से डैमेज हो जाता है, मतलब किसी तरीके की इंजरी होती है प्लेंटिफ को। फिर लॉर्ड राइट ने भी ऐसे ही बोला, जैसे आप रीड कर सकते हो। फिर एक केस है ना, इस केस में यही बात बोली गई है जो हमने पहले पढ़ा है। फिर एक और केस है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभाष बंदी। इस केस में क्या हुआ कि जो चांदनी चौक है वहाँ पे क्लॉक टावर लगा हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, वो कोलैप्स कर गया। अब वो जो स्ट्रक्चर है ना 80 साल पुराना है, लेकिन जो नॉर्मल लाइफ है उस स्ट्रक्चर की 40 से 45 साल की होती है। तो यहाँ पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली था वो नेग्लिजेंट थे, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए था, है ना। तो उन लोगों ने जो उनका पीरियोडिकल चेकअप वगैरह कराना था उस स्ट्रक्चर का, उन लोगों ने नहीं कराया। उसकी वजह से काफ़ी लॉस हुआ, है ना, लाइफ का लॉस हुआ। तो फिर कंपनसेशन देना पड़ा उन लोगों को, क्यों? क्योंकि वो लोग नेग्लिजेंट थे। अब ये जो नेग्लिजेंस होता है ना, हम इसे 2 तरीके से देखते हैं। पहला होता है नेग्लिजेंस एज ए स्टेट ऑफ माइंड, मतलब यहाँ पे हम लोग नेग्लिजेंस को अकेले कुछ नहीं मान रहे, मतलब जो नेग्लिजेंस है वो सिर्फ खुद में कोई टॉट नहीं है, वो किसी और चीज़ के साथ कंबाइंड रहता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ट्रेसपास कर रहे हो, है ना, ट्रेसपास के दौरान आप कुछ ऐसा कर देते हो जिसमें आपकी मतलब नेग्लिजेंस भी दिखती है। या फिर आप डिफॉर्मेशन कर रहे हो, है ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसे वर्ड्स बोल देते हो किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, लिख देते हो, पब्लिश कर देते हो, वो क्या होता है? आप नेग्लिजेंटली कर देते हो, है ना, आपको पता नहीं रहता, आप क्या कर देते हो? नेग्लिजेंटली कर देते हो। तो ये क्या रहता है? एज ए स्टेट ऑफ माइंड, मतलब यहाँ पे नेग्लिजेंस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, मतलब नेग्लिजेंस को खुद में एक टॉट नहीं माना गया है। ऐसा माना गया कि कोई और टॉट हो रहा है, उसमें जो है नेग्लिजेंस भी इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा नेग्लिजेंस एज ए टाइप ऑफ कंडक्ट। यहाँ पे नेग्लिजेंस को खुद में एक टॉट रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। अब यहाँ इसके 3 एसेंशियल्स है, तो नेग्लिजेंस के 3 एसेंशियल है। सबसे पहला एसेंशियल क्या है? ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ, मतलब जो डिफेंडेंट है उसके पास एक ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ केयर, और वो ड्यूटी ऑफ केयर किसके टुवर्ड्स है? प्लेंटिफ के टुवर्ड्स है, ठीक है। ये लीगल ड्यूटी है। कैसी ड्यूटी है? लीगल ड्यूटी है, कोई मतलब मोरल, रिलीजियस या सोशल ड्यूटी नहीं है, वो लीगल ड्यूटी है। अब ड्यूटी है या नहीं है इसका तो कोई जनरल रूल नहीं है, ये हर केस में जो है डिपेंड करता है। अब हम 2 केसेस देखते हैं जो कि काफ़ी लैंडमार्क है। सबसे पहले डोनोग वर्सेस स्टीवनसन, स्नेल इन द बॉटल केस। इसमें जो डोनोग थी, क्या हुआ कि उन्होंने एक बियर पिया, उस बियर के अंदर वो क्या देखती हैं कि एक
स्नेल रहता है उसकी डिकम्पोज बॉडी रहती है। अब बियर उन्होंने नहीं खरीदा था, उनकी फ्रेंड ने खरीदा था। अब क्वेश्चन ये उठता है, अब उन्होंने ड्रिंक कंज्यूम कर लिया था, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या डोनोग जो हैं वो सू कर सकती हैं दुकानदार को। अब दुकानदार को वो कैसे सू करे, उन्होंने तो खरीदा नहीं था, है ना। इंजरी किसे हुई थी, फ्रेंड को, उनकी फ्रेंड को थोड़ी, डोनोग के फ्रेंड को इंजरी थोड़ी हुई थी, इंजरी तो डोनोग को हुई थी, लेकिन खरीदा तो उनके फ्रेंड ने था। तो अब क्या किया जाए, तो यहाँ पे ये हुआ कि वो उन्हें अलाउ कर दिया गया कि वो मैन्युफैक्चरर को जो था सू कर सकती थी, जबकि उन लोगों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी ऑफ केयर थी। यहाँ पे लॉर्ड एटकिन ने एक नेबर रूल दिया था, तो ये बोला गया था कि हमें एक रीजनेबल केयर रखना चाहिए, हमें कोई ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए, ओमिशन नहीं करना चाहिए, है ना, जो कि हम जिस करते समय हम रीजनेबली फोर्स ही कर सकते हैं कि किसी तरीके का इंजरी हो सकता है, तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसकी ड्यूटी ऑफ केयर थी, जो उसके मतलब कंज्यूमर्स होने वाले, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उन लोगों के बीच में किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। फिर बोरहेल वर्सेस यंग टेक केस है, इसमें एक वुमेन थी, वो फिश लेके जा रही थी, तो क्या हुआ कि देखा कि काफ़ी शॉर्ट में बता रही हूँ, तो देखा कि एक्सीडेंट हो गया। तो अब एक्सीडेंट हुआ तो आवाज़ सुनी थी, उसके बाद क्या हुआ कि जो वुमेन थोड़ा आगे जाती है तो देखती है वहाँ पे ब्लड भी था। ठीक है, अब कोई पर्सन वहाँ पे मर चुका था। अब क्या हुआ कि उसकी वजह से नर्वस शॉक लगा और उसने जो एक स्टिल बॉर्न चाइल्ड 8 महीने के बच्चे को बर्थ दे दिया। अब क्या किया उस वुमेन ने जो भी डिसीज्ड मोटरसाइकिलिस्ट था, मतलब जो इंसान मर चुका था, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को सू किया कि उसकी वजह से जो है नर्वस शॉक लगा और जो बच्चा है वो स्टिल बॉर्न बच्चा है। तो यहाँ पे जो था ये अलाउ नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि किसी भी तरीके की जो डिसीज्ड था उसकी कोई उस वुमेन के टुवर्ड्स कोई ड्यूटी ऑफ केयर नहीं थी। ठीक है, फिर तो पहला एसेंशियल केयर तो क्या होनी चाहिए, ड्यूटी ऑफ केयर, और वो भी प्लेंटिफ के टुवर्ड्स होनी चाहिए, जिसमें हमने 2 लैंडमार्क केसेस पढ़े, डोनोग वर्सेस स्टीवनसन, बोरहेल वर्सेस यंग। इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं दूसरे एसेंशियल पे, वो है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। इफ दिस एनी डाउट डू मेंशन द कमेंट बॉक्स, विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू। बस ये है, आपको पढ़ना है, सोच लिया है तो करना ही है। अपना कन्विक्शन स्ट्रांग रखो, आसानी से सब हो जाएगा। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑब्वियसली मतलब जो ड्यूटी थी उसका एक्सरसाइज नहीं किया। अब ये ड्यूटी है या नहीं है, इसका टेस्ट यही है कि क्या रीजनेबल मैन क्या करता है, प्रूडेंट मैन क्या करता। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से हम जज करते हैं, तो मतलब ड्यूटी का ब्रीच ना हो तो हमें केयर करना पड़ेगा, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक्चुअली में इस केयर के स्टैंडर्ड क्या है, तो इस केयर के स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, हमें ये देखना है कि क्या ऑब्जेक्ट हमें अटेन करना है। मतलब ये नहीं कि आप एकदम एक्सेप्शनली केयर करो कि मतलब नहीं, एक रीजनेबल मैन जो कर सकता है वो कहा जा रहा है। मतलब जो एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस होगा उसमें रीजनेबल पर्सन कैसे एक्ट करता है, हम एक्सेप्शनल केयर नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि एक रीजनेबल मैन करता। फिर लॉ जो है, अगर सपोज क्या होता है कि लॉ पब्लिक इंटरेस्ट को जो है वो प्रायोरिटी देता है। ठीक है, तो हम किसी तरीके का रिस्क ले सकते हैं अगर उससे जो है पब्लिक इंटरेस्ट को बचाया जा सकता है। तो मतलब कि जो एक्टिविटीज़ लार्ज इंटरेस्ट में है अगर वो हो सके तो हम थोड़ा बहुत रिस्क भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अलाउ हो जाता है। जैसे लेटिमर वर्सेस एईसी लिमिटेड का केस था, इसमें क्या हुआ कि एक फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल था, पूरा पानी पानी हो गया। अब उसके अंदर कोई कुछ ऑयली सब्सटेंस मिल गया। अब जो फ्लोर था उस फैक्ट्री का वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया। तो जो फैक्ट्री ओनर्स थे उन्होंने क्या किया कि उनके पास एक सॉडेस्ट था, उन्होंने जितने भी मतलब ऑयली पैचेस था वहाँ पे पूरा ही फ्लोर ऑयली हो गया था, तो मतलब हर जगह उसे डाल दिया, लेकिन फिर भी कुछ ऑयली पैचेस रह गए थे। अब प्लेंटिफ जो था उस पर स्लिप किया और इंजरी हो गई, तो मतलब डिफेंडेंट को सू किया। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो यहाँ पे डिफेंडेंट थे उन्होंने रिजनेबली एक्ट किया था, तो वो यहाँ पे लायबल नहीं है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ केयर में आपने पहली चीज़ पढ़ ली। तो क्या था पहली चीज़, क्या ऑब्जेक्ट आप अटेन करना चाहते हैं। दूसरा है कि रिस्क का क्या मैग्नीट्यूड है। अब कितना हमें केयर करना है वो वेरी करता है, हमें देखना पड़ता है कि कितना रिस्क है ना। एक सिचुएशन में जो चीज़ केयरफुल एक्ट है, क्या पता दूसरे सिचुएशन में नेग्लिजेंट एक्ट हो सकता है। हर एक्ट में हमें सेम अमाउंट ऑफ केयर नहीं दिखाना है। अब एक केस है नितिन वालिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक बच्चा था, ठीक है, 3 साल का था, वो जू में गया, बच्चा एक्साइटेड रहता है, उसने क्या किया अपना हाथ जो है उसके अंदर टाइग्रेस थी और अपना हाथ उसने उसके अंदर डाल दिया। अब क्या उसका जो टाइग्रेस थी मतलब उसके हाथ को क्रश कर दिया। तो ये बोला गया कि जो जू अथॉरिटीज़ थे उन लोगों को वहाँ पे आयरन मेश लगा देना चाहिए था, क्योंकि बच्चे आता ऑब्वियसली लोगों ने नेग्लिजेंटली एक्ट किया है ना, जो है वो लोग लायबल हो गए। फिर तीसरा जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है हमें ये देखना चाहिए कि द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर विच सर्विसेज एक्सेट्रा आर ऑफर्ड। क्या मतलब कि
किस तरीके के सर्विसेज जो है वो डिफेंडेंट दे रहा है और कैसा कंसिडरेशन जो है प्लेंटिफ दे रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी स्ट्रीट साइड से आप कुछ खाना खा रहे हैं, ठीक है, कोई स्ट्रीट फूड खा रहे हो, तो वहाँ पे आप ये नहीं बहुत ज़्यादा मतलब हाइजीन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप वही चीज़ अगर आप 5 स्टार रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, तो वहाँ पे आप जो है ज़्यादा हाइजीन एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 3 था बेसिकली कि हमें किस हिसाब से केयर करना है, वो ये 3 जो थे स्टैंडर्ड ऑफ केयर हमें मतलब बताने में मदद करते हैं। तो 2 एसेंशियल्स हो गए हमारे, ड्यूटी ऑफ केयर, है ना, और दूसरा क्या है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, तीसरा क्या है, डैमेजेस। डैमेजेस मतलब किसी तरीके का प्लेंटिफ को इंजरी होनी चाहिए। अभी जो इंजरी है ना, मैंने आपको रिमोटनेस ऑफ डैमेज इसी वजह से पहले पढ़ा दिया, वैसे तो आता बाद में, लेकिन मैंने इस वजह से आपको पहले पढ़ा दिया था। आप चाहे तो जाके देख सकते हो। मतलब अब ना डायरेक्ट और प्रॉक्सिमेट रिजल्ट होना चाहिए। मतलब जो मैंने नेग्लिजेंस किया है ना, उसकी वजह से डायरेक्ट वो जो जो भी इंजरी हो रही है, डायरेक्ट रिजल्ट हो मेरे नेग्लिजेंस का। ये नहीं कि मैंने नेग्लिजेंस किया, फिर बीच में कोई और आ गया, फिर ये आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, मतलब फालतू की आपने कहानी जोड़ दी, है ना। तो वो नहीं, मतलब डायरेक्ट रिजल्ट होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, रिमोट नहीं होना चाहिए। और क्लैरिटी आएगी आप रिमोटनेस ऑफ डैमेज पढ़ोगे तो। यहाँ पे तो बस मैंने ऐसे ही शॉर्ट में बता दिया था, ठीक है। फिर अब इसमें है रेस इप्सा लोकेटर। इसका मतलब क्या है, थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ये एक तरीके से प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस है। मतलब क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि प्लेंटिफ को प्रूफ देना पड़ता है, ठीक है, जिसके साथ इंजरी हुआ वो प्रूफ देता है कि जो डिफेंडेंट है उसने नेग्लिजेंटली एक्ट किया। लेकिन जब रेस इप्सा लोकेटर वाला सिचुएशन आ जाता है, तो यहाँ पे जो ये बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्लेंटिफ से डिफेंडेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। मतलब सिचुएशन देख के साफ साफ समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो नेग्लिजेंट है वो कौन है, डिफेंडेंट है। तो प्लेंटिफ को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डिफेंडेंट ही प्रूफ करेगा कि मैं नेग्लिजेंट नहीं था, मैंने नेग्लिजेंटली एक्ट नहीं किया है। अब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, कोई स्कूल है ना, वो क्या कहता है कि बच्चों का गेम्स पीरियड आया है ना, छोटे छोटे बच्चे थे, वहाँ पे क्या कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, छोटे बच्चों को भेज दिया वहाँ पे। अब छोटे बच्चों को चोट लग गई, तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि जो स्कूल वाले थे उन लोगों ने नेग्लिजेंटली एक्ट किया। यहाँ पे प्लेंटिफ मतलब जो बच्चों की तरफ से लोग हैं उन्हें कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो अब इसके एसेंशियल्स देखते हैं। तो यहाँ पे जो इंजूरियस एजेंसी है, मतलब जिसकी वजह से इंजरी हुआ, वो डिफेंडेंट के कंट्रोल में होना चाहिए। और जो एक्सीडेंट है वो नहीं होता अगर प्रॉपर केयर लिया गया होता तो, ठीक है। तीसरा क्या है, किसी तरीके के एविडेंस नहीं है कि एक्चुअली जो है एक्सीडेंट हुआ कैसे है। फिर एक इसका बहुत ही लैंडमार्क केस है, बायन वर्सेस बॉर्डल। इसमें क्या हुआ कि जो प्लेंटिफ था वो पब्लिक स्ट्रीट से जा रहा था। फिर क्या हुआ कि जो बैरल होता है ना एक तरीके का, वो डिफेंडेंट के जो वेयर हाउस रहता है उसके विंडो से उसके ऊपर गिर जाता है। तो इसका कोई एविडेंस नहीं था प्लेंटिफ के पास, है ना, कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। तो इससे एक बात क्लियर थी, मतलब ये हुआ था कि बैरल लगने के बाद वो जो था अनकॉन्शियस हो गया था और इंजर हो गया था। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि जो डिफेंडेंट है उसने नेग्लिजेंटली एक्ट किया है, मतलब उसने एक केयर नहीं दिखाई जो उसे दिखाना चाहिए था। तो यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किसके ऊपर है, डिफेंडेंट के पास है, ठीक है, कि वो जो था उसने नेग्लिजेंटली नहीं एक्ट किया है। क्योंकि यूजुअली ऐसे कोई बैरल जो है वो थोड़ी विंडो से गिरेगा, है ना। वो तभी गिरेगा ना, मतलब एकदम जो किसी ने नेग्लिजेंटली एक्ट किया है, वरना नॉर्मल सिचुएशन में बैरल एक विंडो से गिरना वेयर हाउस के, वो तो थोड़ी अजीब ही बात है ना। सो यही था इस वीडियो में। मैंने काफ़ी शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कोई चीज़ डिटेल में डिस्कस हो, कोई केस लॉ, कोई और टॉपिक या इससे जुड़ी कोई भी चीज़ें, प्लीज़ डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। वी आर देयर फॉर यू। जो भी एफर्ट्स हैं, कुछ भी ये चीज़ें हो रही हैं, इट्स ऑल फॉर यू। प्लीज़ टेक द मैक्सिमम ऑफ इट, ठीक है। डाउट आता है कमेंट में नहीं पूछना, यू कैन डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम, ओके, टेलीग्राम है, कहीं पे भी आप कनेक्ट करो, बट द प्रायोरिटी शुड बी योर डाउट शुड बी क्लियर्ड, है ना, यू शुड बी प्रो इन इट। So thank you for watching this video. Hare Krishna.